हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फ्यूचर इम्पैक्ट लर्निंग में। मैं मनीष ठाकुर। इस वीडियो में हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, राष्ट्रमान की चुनौतियां। और इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट है और आखिरी पार्ट भी है। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था देशी रियासतों के बारे में, और वो 4 रियासतें कौन सी है जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख लेना। और आज हम इस वीडियो में 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, और दूसरा जो टॉपिक है हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग। वल्लभ भाई पटेल के बारे में पुराने सिलेबस में नहीं था, लेकिन नए सिलेबस में इनके ऊपर डिटेल में टॉपिक दिया हुआ है, तो इन दोनों को डिस्कस करते हैं। ये उनकी मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात में जो स्थित है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था गुजरात में। ये गुजराती थे, और इनका जो प्रोफेशन था, पेशा था, वो था वकील। इन्होंने वकालत की पढ़ाई की हुई थी, और ये राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे। पटेल साहब भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और बारदोली सत्याग्रह 1928 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। मतलब जो इनकी राष्ट्रीय आंदोलन में दखल, इनकी एंट्री जो हुई वो खेड़ा सत्याग्रह से और बारदोली सत्याग्रह से हुई। स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की एकीकरण की समस्या बहुत बड़ी थी। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि देश के विभाजन के पश्चात जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी, उसकी वजह से भारत के टुकड़े होने की स्थिति पैदा हो गई थी, उत्पन्न हो गई थी। तो ऐसे में वल्लभ भाई पटेल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा था अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से। ऐसी कठिन समय में सरदार पटेल ने भारत के सभी 565 रियासतों को एक करने का कठिन कार्य किया, क्योंकि देश के पहले गृह मंत्री थे, तो इनका कर्तव्य था कि एक अखंड भारत का निर्माण ये करें। और जो चुनौती थी सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की, उससे ये लड़े, और जितनी भी रियासतें थी उनको भारतीय संघ में विलय किया। तो इनके इस योगदान की वजह से इन्हें आयरन मैन कहा जाता था, लोहा पुरुष। और किस व्यक्ति के द्वारा इनको ये संज्ञा दी गई थी, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये उपाधि इनको दी गई थी, लोहा पुरुष की, आयरन मैन ऑफ इंडिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। तो उनकी स्मृति में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया था गुजरात में। तो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। और एक जो फैक्ट है वो ये है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, मतलब इमारत है। और मरने के बाद 1991 में मरणोपरांत सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ फैक्ट्स की बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ज़्यादा मार्क्स का इनका क्वेश्चन आएगा नहीं, 2 मार्क्स का आ जाएगा या 1 मार्क्स में पूछ लेंगे। जन्म गुजरात में हुआ, पेशे से वकील थे और राजनीतिज्ञ थे। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे, और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने का जो इनका योगदान था, वो उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। 565 रियासतों को भारतीय संघ में विलय किया, और इनके इस योगदान से महात्मा गांधी ने इनको लोहा पुरुष की उपाधि दी थी, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इन्हीं के ऊपर जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है गुजरात में, और यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। और मरने के बाद इनको भारत रत्न से नवाजा गया। दूसरा टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको बिल्कुल ही हल्के में मत लेना। पिछले CBSE एग्ज़ाम्स में कई बार आ चुका है, 6 मार्क्स में। भारत सरकार को 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित करने के लिए किसने विवश किया, और आयोग की 2 मुख्य सिफारिश का उल्लेख करें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब देश का विभाजन हुआ था तो 565 रियासतें थी, और उनका भारतीय संघ में विलय किया गया। उसके पश्चात कई सारे प्रांतों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि हमें अपना एक अलग प्रदेश बनाया जाए हमारा, जहाँ पे हमारी खुद की एक संस्कृति हो, भाषा हो। तो आज़ादी से पहले कांग्रेस ने इस बात को मान लिया था कि जो आज़ादी के पश्चात राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, भाषा के आधार पर किया जाएगा। तो ये बात उन्होंने कब और कहाँ मानी थी? तो 1920 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना स्वीकार कर लिया था। मतलब वो मान गई थी कि आज़ादी के बाद राज्यों का जो पुनर्गठन होगा भाषा के आधार पर होगा। स्वतंत्रता के पश्चात आर्थिक सामाजिक चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने
भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार क्यों कर दिया? क्योंकि आज़ादी से पहले की परिस्थितियाँ कुछ और थी, लेकिन आज़ादी के बाद की परिस्थितियों से हर कोई अवगत था। कांग्रेस को ये लग रहा था कि अभी जो है देश में दंगे हो रखे हैं, ठीक है, एकता की चुनौती है। ऐसे में जब हम अगर भाषा के आधार पर पुनर्गठन कर देंगे तो हो सकता है कि देश की अखंडता और एकता को नुकसान हो जाए। इसलिए कांग्रेस ने उस समय मना कर दिया राज्यों का पुनर्गठन करने से। लेकिन सरकार के इस फैसले से तेलुगु भाषाई जो लोग हैं मद्रास के, वो भड़क गए, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। तो सरकार के निर्णय का भारी विरोध हुआ और मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषाई क्षेत्रों में आंदोलनों ने एक अलग प्रदेश आंध्र प्रदेश की मांग की। मतलब वो कह रहे थे कि हमारा एक ऐसे अलग प्रदेश बनाया जाए जहाँ पे हमारी भाषा झलके। तेलुगु भाषाई लोगों के द्वारा आंध्र प्रदेश की मांग की गई। सरकार द्वारा निर्णय ना करने पर प्रसिद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल की, जिस दौरान 56 दिनों की भूख हड़ताल में इनकी मृत्यु हो गई। तो प्रसिद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल की और 56 दिनों की भूख हड़ताल में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात लोग और भड़क गए, हिंसक घटनाएं होने लगी और इन हिंसक घटनाओं के कारण सरकार को मजबूरन तेलुगु भाषाई लोगों की बात को मानना पड़ा और 1952 में एक अलग आंध्र प्रदेश की मांग जो उनकी थी उनको स्वीकार कर लिया। जब तेलुगु भाषाई लोगों के लिए जब आंध्र प्रदेश बना दिया सरकार ने, तो बाकी के भाषाई लोगों के द्वारा भी राज्यों का पुनर्गठन करने की जो है मांग उठने लगी। ऐसे में सरकार को फिर मजबूरन राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाना पड़ा 1953 में। ठीक है, राज्य के पुनर्गठन की मांग के कारण केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी। अब इस आयोग का काम क्या था? तो काम यह था कि राज्य पुनर्गठनों का काम राज्यों की सीमाओं का सीमांकन करने पर विचार करना था। मतलब बाउंड्रीज खींचनी थी कि किस बाउंड्री के अंदर कौन सा राज्य आएगा, कौन से भाषा के लोग आएंगे। सीमाओं का सीमांकन इस आधार पर किया जाना था कि उसमें सांस्कृतिक और भाषाई बहुलता झलके और राष्ट्रीय एकता को हानि भी ना हो। मतलब जो बाउंड्रीज खींची जाएंगी उस प्रदेश के अंदर उस संस्कृति के लोगों की भाषा और संस्कृति दोनों झलके और साथ ही साथ पुनर्गठन के बाद राष्ट्रीय एकता को हानि भी ना हो, इस प्रकार से सीमांकन करना था। जब इसने अपनी रिपोर्ट तैयार करी तो उसने कुछ सिफारिशें की और सिफारिशें क्या थी? आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर ही किया जाना चाहिए और इस बात को मान लिया गया। और इस आधार पर फिर सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया, पारित किया और इस अधिनियम के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये हमारा टॉपिक था, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 1920 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में इस बात को मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, लेकिन आज़ादी के पश्चात इस मांग को अस्वीकार कर दिया क्योंकि देश की परिस्थिति इस हिसाब की नहीं थी कि पुनर्गठन किया जा सके। क्योंकि देशी एकता को वैसे ही खतरा था, अगर बना देते तो शायद हो सकता था कि भारत के टुकड़े हो जाएं। जब सरकार ने अस्वीकार कर दिया तो मद्रास प्रांत के लोगों के द्वारा तेलुगु भाषाई क्षेत्रों के द्वारा इसका विरोध किया गया और आंध्र प्रदेश की मांग करी। तो ये मार्क्स में पूछ लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की मांग किन भाषाई लोगों के द्वारा की गई थी? तो मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषाई लोगों के द्वारा मांग की गई थी आंध्र प्रदेश की। और जब तेलुगु भाषाई लोगों के द्वारा मांग की गई तो उस दौरान जो प्रसिद्ध गांधीवादी है पोट्टी श्रीरामुलु, ये भी एक मार्क्स में पूछ लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की मांग में किस प्रसिद्ध गांधीवादी की 56 दिनों की भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई थी? तो पोट्टी श्रीरामुलु हैं जिनकी 56 दिनों की भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के पश्चात जो घटनाएं हैं वो और हिंसक हो गई, लोगों ने आंदोलन तेज कर दिए और फिर सरकार को मजबूरन 1952 में आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार करना पड़ा और उसको आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स में कि भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पर बना? तो 1952 में आंध्र प्रदेश है जो भाषा के आधार पे भारत का पहला राज्य बना भाषा के आधार पे 1952 में। जब आंध्र प्रदेश बन गया तो बाकी के भाषाई लोगों के द्वारा भी इसकी मांग की गई, तो सरकार ने फिर अगले ही साल 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया ताकि बाकी के भाषाई लोगों के लिए भी राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके। और इस आयोग का काम यही था, सीमाओं का सीमांकन करना कि कहाँ पे कौन से भाषा के लोग रहेंगे। वे पंजाब में पंजाबी रहेंगे, हरियाणा में हरियाणवी रहेंगे, गुजरात में गुजराती रहेंगे, महाराष्ट्र में मराठी लोग रहेंगे। तो इस प्रकार से सीमांकन करना था कि उस क्षेत्र में सांस्कृतिक और भाषाई बहुलता झलके और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता को हानि भी ना हो। और सिफारिशें क्या थी?
सिफारिश यही थी कि राज्यों का पुनर्गठन वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए, भाषा के आधार पर ही होना चाहिए पुनर्गठन। तो फिर सरकार ने इसके ऊपर एक अधिनियम पारित कर दिया 56 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और इस अधिनियम के अंतर्गत 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और पहला जो पुनर्गठन हुआ था उससे संबंधित मैप ये रहा, आप इस मैप में देख पा रहे होंगे। राज्य पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र 1961, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में आप दिख रहे होंगे। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये कुछ राज्य हैं जिनको बनाया गया था शुरुआत में। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 स्टेट्स हैं। कुछ वन वर्ड के भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि SRC क्या है, 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं फुल फॉर्म। ये राज्य पुनर्गठन आयोग को ही हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहते हैं इंग्लिश में। तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि SRC क्या है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग को ही SRC बोलते हैं शॉर्ट में। और पुनर्गठन आयोग कब बना था, ये उसकी डेट है एग्जैक्ट 22 दिसंबर 1953।